हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। और हम लोगों ने ऑलरेडी ये मई का जो कवर कर रहे थे उसका इन्वायरमेंट का कवर कर लिया था, बट इन्वायरमेंट का ही जो न्यूज इन शॉर्ट्स आता है उसको हम लोग को कवर करना था, वो बाकी रह गया था। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो वैसे ये हम लोगों ने ये इतना कंप्लीट कर लिया था, इसका बाकी स्टार्ट करना था हम लोग को न्यूज इन शॉर्ट्स से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आज कवर कर लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो नाउ फर्स्ट हम लोग का है आज का टॉपिक, ये है वेनेजुएला। ये बताया जा रहा है कि वेनेजुएला एक ऐसा वर्ल्ड में पहला होगा जहाँ का जितना भी ग्लेशियर है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि वेनेजुएला में बी द फर्स्ट नेशंस टू लॉस ऑल इट्स ग्लेशियर। तो आप इसका एग्जांपल कोट कर सकते हो एनसीईआरटी में, ठीक है, या फिर कहीं भी यूज कर सकते हो, मे बी कि क्वेश्चन भी बन जा सकता है इसका प्री में। ठीक है, तो ये बताया गया है ICCI के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव्स। इन्होंने बताया कि जो वेनेजुएला का हम्बोल्ट है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, और ये एंडीज़ में देखने को मिलता है और ये बेसिकली श्रंक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ का सारा जो भी बचे हुए हैं ये हम्बोल्ट का भी। तो ICCI के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक जो है इसमें ये जितने भी इनिशिएटिव्स है क्रायोस्फीयर क्लाइमेट रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे नेटवर्क है, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट देखने को मिलते हैं, रिसर्चर्स देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली अर्थ के क्रायोस्फीयर को प्रिजर्व कैसे करना है इसके बारे में पॉलिसी रेगुलेशंस ये सारा चीज़ लाया जाता है। ठीक है, डेटा वगैरह यहाँ पे देख लो क्रायोस्फीयर। ठीक है, क्रायोस्फीयर बेसिकली वैसे क्रायोस्फीयर सारे लैंड आ जाते हैं जो आइस से कवर होते हैं। ठीक है, तो आइस कवर और स्नो कवर एरिया को हम लोग जनरली क्रायोस्फीयर बोलते हैं। और इसमें एक और चीज़ बताऊं कि एक परमाफ्रोस्ट होता है। ठीक है, परमाफ्रोस्ट का अगर बात करते हैं तो परमाफ्रोस्ट बेसिकली वैसे लैंड एरिया जो होते हैं जहाँ पे जो सॉइल होता है, सॉइल में आपको देखने को मिलेगा आइस जो होता है वो जम जाता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म तक ऐसे ही रहता है। और जनरली जब टेम्परेचर इसका राइज होता है इस एरिया में, क्योंकि अभी जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ये इफ़ेक्ट कर रहा है और टेम्परेचर राइज होता है, तो यहाँ का जो इस सॉइल में जो आइस रहते हैं वो मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करते हैं तो यहाँ से जब निकलने पिघलने लगते हैं और यहाँ का जो सॉइल लूज होता है एंड लैंडस्लाइड का भी कारण बनता है, और भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लाइक क्रायोस्फीयर इंक्लूड करता है स्नो, आइस, लैंड, ठीक है, आइस कैप, ग्लेशियर, परमाफ्रोस्ट, ये सारा चीज़ इसमें क्रायोस्फीयर में देखने को मिलता है। ग्लेशियर का यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया, वैसे तो हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते ही हैं कि ग्लेशियर वो सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आइस कवर होता है। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे जो अगर हिमालय का जो रिवर निकलता है वो पेरेनियल रिवर होता है, क्योंकि ग्लेशियर से पूरे साल यहाँ से पानी निकलते रहता है, रिवर फ्लो करती है। ठीक है, देखो ग्लेशियर जो है ये ग्लेशियर्स देखो अभी कितने तेज़ी से फास्ट मेल्ट कर रहे हैं, इससे कारण से जो है सी लेवल है वो भी राइज कर रहा है। और जब सी लेवल राइज करता है तो आपको पता है किस तरह से कोस्टल रीजन का हो गया, मैरिन इकोसिस्टम को अगर बात करते हैं उस पर कितना इफेक्ट डालता है। ठीक है, ओवरऑल जो है इकोसिस्टम पे बायोडाइवर्सिटी लॉस भी देखने को मिलता है। अल्पाइन का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हिंद कुश हिमालयन का एग्जाम्पल है अल्पाइन। और ये जो है आइस शीट का अगर बात करें तो अंटार्कटिका, तो ऐसे एग्जाम्पल होता है। जनरली आपको पता है कि अल्पाइन कोनिकल शेप में आपको माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो अगर आइस शीट का बात करते हैं तो अंटार्कटिका बेस्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज अंटार्कटिका ऐसा रीजन है जहाँ पे बर्फ़ ही पूरा का पूरा बर्फ़ ही है। ठीक है, और इस कारण से ये यहाँ से समझ सकते हैं इम्पैक्ट। इसको देखा इसका बात करते हैं इम्पैक्ट का, ग्लेशियर मेल्ट जो हो रहा है तो सी लेवल तो राइज हो रहा है। ये बताया गया है नासा के अकॉर्डिंग कि अगर सारा ग्लेशियर अगर मेल्ट हो जाता है, ग्लेशियर हो गया, आइस सीट जो है अगर मेल्ट कर जाता है, तो बताया जा रहा है कि 60 मीटर से भी ज़्यादा ये जो है सी लेवल जो है राइज कर जाएगा। समझ सकते हो कितना। तो ये चीज़ है, यू कैन बस यूज़ इट फॉर फर्दर आंसर राइटिंग। ठीक है, इट विल इंक्रीज कोस्टल इरोजन और स्टॉर्म वाले कारण भी बन सकता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होगा ही, हम लोगों ने जैसे कि देखा। और जो है जितने भी ऐसे एनिमल होते हैं, ठीक है, एक तो डिजीज़ भी कॉज करेगा। ठीक है, जो जूनोटिक डिजीज होता है, और जोम्बी, एक जोम्बी वायरस जो मतलब एक जनरली एक टर्म दिया जाता है, आप सुने होंगे किस तरह से वो है, अभी भी एक तरह से बोल सकते हैं कि कहीं ना आइस में, सॉइल में कहीं ना कहीं वो अभी दबे हुए हैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर ऐसा रीज़न होता है तो इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, डिजास्टर तो देखने को मिलेगा ही। तो ये सारा चीज़ था, बस वेनेजुएला याद रखना है कि ये होता है। क्या स्टेप्स लिए गए हैं ये देख लो। जैसे इंडिया ने स्टेप लिया है, मतलब इंडिया क्या एक तरह से बोल सकते हैं ग्लोबल लेवल पे ही है। बेसिकली हिंदू कुश जो हिमालयन का रीजन है उसको प्रिजर्व करने के लिए किस तरह से उसको बचाया जा सके, ये लॉन्च किया गया था बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल माउंटेन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलो देखते हैं यूनेस्को का जो वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस है, ये यूनेस्को का है।
ये बताया गया कि ईयर 2025 में ये डिक्लेयर किया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इंडिया ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं। ये 2008 में लॉन्च किया गया था NAPCC। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में क्लाइमेट चेंज प्लान लाया गया था। बेसिकली नेशनल मिशन फॉर जो हिमालय का इकोसिस्टम है उसको कैसे सस्टेनेबल बना करके रखना है, इस पर फोकस था इसका। ठीक है, 2016 हिमाचल प्रदेश में ये है, देखने को मिलता है। ये देखो समझ सकते हो, चंद्रा बेसिन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो रिसर्च स्टेशन जो है हिमांस, ये इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, हिमांस। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज जो है ये वीकेंड हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के कारण। ठीक है, तो किस तरह से जो है क्लाइमेट चेंज ये मॉनेटरी पॉलिसी में भी ऑब्वियस सी बात है ना कि क्लाइमेट चेंज ओवरऑल इतना इफेक्ट करता है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज जब आएगा तो ये ओवरऑल लाइफ, ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट करेगा, मैरिन लाइफ पे इफेक्ट करेगा, इकोसिस्टम पे इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल जितने भी चल रहा है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो ये RBI के डेटा बताता है। देखो आगे हम लोग देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली ये इसका डिफाइन किया गया है, इतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। देखते हैं हम लोग ये क्लाइमेट चेंज इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखें तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। ठीक है, जो कि अलग अलग एडवर्स वेदर इवेंट्स के कारण देखने को मिलेगा। लाइक देखो एग्रीकल्चर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हार्श सिचुएशन पे क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण लेस प्रोड्यूस होगा, तो वो भी एक रीज़न हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होगा। और इम्पैक्ट करेगा नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वेदर कंडीशन भी है, वेदर इवेंट भी है, एक्सट्रीम होते जा रहा है। ठीक है, तो इस कारण से ये कहीं ना कहीं NRI का जो रियल शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रहता है ये भी इफेक्ट करेगा इस पर। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ सकते हैं इकोनॉमी में भी इफेक्ट करेगा। अब देखते हैं जैसे क्या स्टेप्स लिए गए हैं ग्रीन इकोनॉमी को लेकर के। ठीक है, तो स्टेप्स टेकन फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी। देखो इसके लिए ना, ताकि क्लाइमेट को भी एक सस्टेनेबल वे में यूज किया जा सके, क्लाइमेट का ज़्यादा इफेक्ट ना हो हमारे इकोसिस्टम पे, इन्वायरमेंट पे, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो था, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड ये अनाउंस किया गया बजट में 2022-23 में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये है बेसिकली फंड प्रोजेक्ट है जो कि हेल्प करेगा इंडिया के जो भी ऐसे ट्रांजिशन है लो कार्बन इकोनॉमी में उसमें करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी कार्बन जो अभी इन्वायरमेंट है उसको लो करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं। रिन्यूएबल सेक्टर का इन्हांसमेंट देखने को मिल रहा है तेज़ी से, किस तरह से सोलर और विंड का डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ समझ सकते हो। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स जो है ये अलाउ हैं पार्टिसिपेट करने के लिए फ्यूचर ग्रीन गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये यहाँ से समझ सकते हो, इसका भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। FDI का बात करते हैं तो 100% जो है ये ऑटोमेटिक रूट, अगर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में बात करें तो इसमें अलाउ है 100%। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। अब देख लेते हैं जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया। ठीक है, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड का बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट है जो कि शिफ्ट कर रहा है लो इमिशंस और क्लाइमेट रेजिलियंट की तरफ। ठीक है, तो ये इतना है न्यू। अब देखो ये है NGQG। ठीक है, NCQG। ठीक है, तो NCQG क्या है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये पार्टी है टू द UNFCC। ये अभी ने न्यू सबमिशन फॉर NCQG ये पेरिस एग्रीमेंट में लाया। ठीक है, तो ये UNFCC ने लाया है, ये तो समझ सकते हो इसमें बनाया गया। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ये कब किया गया था, तो COP21 में ही किया गया था। और जो कि बेसिकली पोस्ट 2025 क्लाइमेट फाइनेंस गोल को सेट करता है। ठीक है, तो ये नया गोल है और ये नया गोल में क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। इन 2009 पार्टी टू UNFCC जो है ये डिसाइड करता है टू मोबिलाइज 100 बिलियन एनुअली बाय 2020। ठीक है, और जो कि एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक। अभी अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टारगेट है रिफ्लेक्ट कर रहा है सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल। ठीक है, अभी अचीव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। बाकी आगे देख लेते हैं NCQG के बारे में। तो ये प्रपोज किया गया है बेसिकली टू रेज द फ्लोर ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एवब द करेंट, जो अभी करेंट में 100 बिलियन एनुअल टारगेट रखा गया था उससे भी और कहीं बढ़ाने का बात किया जा रहा है, जिसमें कि जो शॉर्ट कमिंग्स देखने को मिल रहा है अभी करेंट क्लाइमेट फाइनेंसिंग में उसको फुलफिल किया जा सके। तो समझ सकते हो जो अभी शॉर्टफॉल्स देखने को मिल रहा है, तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि $100 बिलियन जो अभी कम है इसको और आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, सेटिंग बोथ क्वालिफाइड एंड क्वान्टिफाइड टारगेट है इसमें, जो जो भी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। और साथ ही साथ एग्रिंग सूटेबल मॉडलिटीज़ जो कि फाइनेंसिंग और मिटिगेशन, एडेप्टेशन और लॉस एंड डैमेज में हेल्प करेगा। ठीक है, बिल्डिंग अ डीपर लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इनटू द गोल। ठीक है, ये भी ज़रूरी है।
अब देख लेते हैं, जैसे एक सेकंड, ये देख लो पेरिस एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 ऑन क्लाइमेट चेंज पूछा भी गया है, सो यू कैन रिलाई ऑन इट। देखो ये आर्टिकल 9 जो है ये इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बट हम लोग के लिए इसका मेन फोकस क्या है वो देखना है। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है ये बताता है कि डेवलप्ड कंट्रीज पार्टी जो है, ठीक है, वो जो भी ऐसे डेवलपिंग कंट्री हैं उनको हेल्प करेगा या फिर फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। बेसिकली आपको पता है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल जब एरा था, ठीक है, तो किस तरह से इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड में अपना एक वास्ट लेवल पर यूज किया था, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इमिट अच्छे लेवल पे किया था। तो उनका तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है जो डेवलप्ड अभी नहीं है कंट्रीज इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना है ताकि एक थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन हो सके और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी थोड़ा सा एक ये सिचुएशन फॉलो कर सके और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ताकि उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम रहे CO2 इमिशंस में, क्योंकि इनके पास फंड उतना नहीं है ना डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और डेवलपिंग कंट्री के बाद पास अगर फंड नहीं है तो ऑब्वियसली उनको जो भी सोर्स मिलेगा उससे एनर्जी क्रिएट करेंगे, लाइक कोल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज कर सकते हैं ताकि, तो इसलिए ये हेल्प किया गया है, इसमें बात किया गया है पेरिस एग्रीमेंट में कि फंड फाइनेंस रिसोर्सेज को असिस्ट करना है डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज में, ठीक है, ताकि मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन जो है ये एक अच्छे लेवल पे हो सके। अब देखते हैं नेक्स्ट है कार्बन रिमूवल एंड कार्बन फार्मिंग, ठीक है, रेगुलेशंस इन यूरोपियन यूनियन। तो ये यूरोपियन यूनियन ने स्टेप्स लिया है और अच्छा स्टेप्स है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट जो है और साथ ही साथ यूरोपियन काउंसिल ये अभी ने रिसेंटली एक प्रोविजनल एग्रीमेंट लाया है जो कि रेगुलेट करेगा यूरोपियन यूनियन लेवल कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये पहला ऐसा है, इसमें हम लोग देखते हैं ये इंपॉर्टेंट किस लिए है। दिस सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है ये बूस्ट करेगा इनोवेटिव कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी को, ठीक है, और कार्बन फार्मिंग को, ठीक है। ये इस्टेब्लिश करता है क्वालिटी क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स को और आउटलाइन मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये प्रोसेस को जो भी ऐसे ग्रीन वॉशिंग होते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग समझेंगे ग्रीन वॉशिंग, इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करेगा। देखो ग्रीन यहाँ पे दे ही दिया है तो इसको देख लेते हैं। जैसे बेसिकली ना ग्रीन वॉशिंग एक ऐसा टर्म होता है जिसमें कि कंपनी क्लेम करती है कि उनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो है इको फ्रेंडली है, ठीक है, इतना बस सिंपल से वे में समझो। तो वो बोलते हैं कि इको फ्रेंडली है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ होता है। देखो ग्रीन वॉशिंग एक ऐसा टर्म है जहाँ पे कि कंपनी है ये फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सके मार्केट में, ठीक है। और ये बताते हैं कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, ठीक है, और ग्रीन इकोनॉमी को थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग अलाइन है, बट ऐसा होता नहीं है। तो उसी को ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। ये बेसिकली मिसलीड किया जाता है इनके अकॉर्डिंग। देखो कार्बन फार्मिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि कभी कभी यूपीएससी का ऐसा नेचर है कि वो टर्म भी उठा लेता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये नाम से ही पता चल रहा है कार्बन फार्मिंग, जिसमें कि रिजेनरेटिव प्रैक्टिस को यूज किया जाता है। बेसिकली इसका बात ये इसका किस क्यों किया जाता है, तो जो भी एग्रीकल्चर में है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इकोसिस्टम को रीस्टोर करने के लिए, ठीक है, और क्लाइमेट जो चेंजेस हो गए हैं उस चीज़ को कैसे कॉम्बैट करना है, तो इसके लिए ये कार्बन फार्मिंग किया जाता है। और इस कार्बन फार्मिंग में बेसिकली कार्बन जो है CO2 उसको स्टोर किया जाता है और जो भी ऐसे इमिशंस हो रहे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कॉज करेंगे उसको रिड्यूस करना है एक लेवल तक, ठीक है। तो ये कार्बन फार्मिंग में आ जाता है। कॉमन मेथड का बात करते हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हो, पेड़ लगाओगे तो एक अच्छे लेवल तक रहेगा और कहीं ना कहीं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। और है कंजर्वेशन फार्मिंग, ठीक है, जो कि मिनिमाइज करेगा सॉइल डिस्टर्बेंस को। और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी जरूरी है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है इसका कॉमन मेथड है कार्बन फार्मिंग का, ठीक है। पोटेंशियल बेनिफिट का बात करते हैं तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन देख लो, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने देखा कि कार्बन को किस तरह से ऑब्जर्व करना है, और एक जो सी बोल सकते हैं, तो सी एक बेटर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें पाया गया कि एग्रीकल्चर सॉइल जो है ये एब्जॉर्व कर सकता है 3 से 8 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंटली एवरी ईयर, समझ सकते हो, ठीक है। और ये जो कैपेसिटी है ये ब्रिज कर सकता है जो भी ऐसे गैप देखने को मिल रहा है इमिशंस रिडक्शन में, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करेगा, ठीक है। जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कितना भी तेज़ी से जो टारगेट रखा गया है CO2 इमिशंस को कम करना है बट हो नहीं पा रहा है, तो ये एक रोल बेटर प्ले करेगा, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखते हैं प्रोमोटिंग फार्मर इनकम्स, ये कैसे करना है। तो कार्बन क्रेडिट सिस्टम, देखो कार्बन क्रेडिट सिस्टम हर एक जगह यूज किया जा रहा है, ठीक है, हर एक जगह, इवन की मार्केट में भी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन क्रेडिट का, तो कार्बन क्रेडिट ऐसा समझो कि एक A पर्सन है एक B पर्सन है, ठीक है। तो दोनों को टारगेट फुलफिल करना है कहीं ना कहीं, लेकिन A पर्सन जो है ये जो है कार्बन जो भी ऐसे इमिट करना है, ये किसी न किसी कारण से कार्बन कम इमिट किया है, ठीक है। आई कैन से कि कार्बन कम इमिट किया है और ये पर्सन जो है ये अभी टारगेट पूरा नहीं किया है और ऐसा लग रहा है कि कार्बन ये ज़्यादा इमिट कर दिया है, ठीक है। और A पर्सन है कम कार्बन इमिट किया है। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि A पर्सन जो है ये सोलर
सोलर प्लेट का यूज किया है, सोलर एनर्जी का यूज किया होगा, ठीक है, विंड एनर्जी का यूज किया होगा, तो इसने कम यूज किया। अब क्या करेगा ये पर्सन जो है ये बाई कर लेगा, ठीक है, बी जो है ये बाई करेगा ए से कार्बन क्रेडिट और ये सेल कर देगा ए बी को, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है इकोनॉमी में, मार्केट में वर्क करता है कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी मेंटेन हो जाएगा और ये इसके पास जो ज़्यादा था ऑलरेडी इसको दे देगा, और ये तो इस तरह से जो है एक सर्कुलर इकोनॉमी में घूमते रहता है, ठीक है, और ओवरऑल जो टारगेट रखा गया है फुलफिल हो जाएगा। की इनिशिएटिव हम लोग समझेंगे कार्बन फार्मिंग का, ठीक है। ग्लोबल वे में देखो ये जैसे 4/1000 इनिशिएटिव्स लॉन्च किया गया है ड्यूरिंग UNFCCC COP26, ठीक है, COP21 में, COP26 तो अभी नहीं, 2015 पेरिस में हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है, लाइक एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे थे केनियास का एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट है, इसमें वर्ल्ड बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया में देख लेते हैं तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम्स, ट्रेडिंग स्कीम्स जो है ये जो है लॉन्च किया गया बाई मिनिस्ट्री ऑफ पावर ट्रेडिंग एंड कार्बन क्रेडिट, जो कि अलग अलग एंटिटीज़ को हेल्प करेगा, ऑब्लिगेट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है ये भी इंडिया का ही स्टेप्स है जो कि प्रमोट करेगा एग्रो फॉरेस्ट्री को, माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा, ताकि कार्बन ट्रेडिंग को एक लेवल तक प्रमोट कर सकें। अब देख लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट जो है डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है या फिर यू कैन यूज़ इन आंसर राइटिंग, ठीक है। तो DAC+S प्लांट क्या है, ठीक है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट DAC+S प्लांट है जो कि स्टार्ट किया गया है आइसलैंड मैमथ में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये तो आई कैन से ये तो वर्ल्ड लार्जेस्ट है इस कारण से भी। और देखते हैं, इट इज़ सेकेंड कमर्शियल DAC+S फैसिलिटी है, ये है स्विस कंपनी क्लाइमवर्क का, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। और आगे देखते हैं इसका टेक्नोलॉजी, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी है जो कि कैप्चर करेगा CO2 डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एट एनी लोकेशन। समझ सकते हो किसी भी लोकेशन पे कर सकते हो, जैसे ना एक एग्जांपल आपको पता होगा, जैसे चाइना में भी एक हास्ट लेवल पे चल रहा था और वी कैन से कि दिल्ली में भी, ठीक है। तो ये जो है स्मोक टावर जो होता है, ठीक है ना, जो हम लोगों ने देखा है जो स्मोक टावर यूज होता है दिल्ली में, जबकि वह मतलब एक अच्छे से लेवल से वर्क नहीं करता है, इसका भी पीछे इसका टेक्नोलॉजी है कि ये CO2 को एब्जॉर्व करता है, बट इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये है डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कार्बन कैप्चर विच इज़ जनरली कैरिड आउट एट अ पॉइंट ऑफ इमिशंस, ठीक है। कहने का मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा है जो जैसे कोई इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री से CO2 निकल रहा है, ठीक है, तो CO2 तो यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ तो कोई सेटअप होगा ही कि इसको कैप्चर करना है। बट अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि कहीं भी है कोई भी एरिया में जहाँ पे ऐसा कुछ सेटअप नहीं है बट फिर भी यहाँ भी CO2 है, तो इसको कैसे कैप्चर करना है, इसके लिए जो DAC+S टेक्नोलॉजी है ये बेटर बेनिफिशियल है यहाँ पर, ठीक है। CO2 जो है ये परमानेंटली स्टोर करेगा डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का, ठीक है, और यूज करेगा, इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस यूज होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में एक सिंपल वे में समझना चाहें तो देख सकते हो कैसे एयर कैप्चर को डायरेक्ट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फ़ैन लगाया जाता है, आप यहाँ पे समझ सकते हो जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे जो इक्विपमेंट है, लाइक फैन यहाँ पे एयर में फिक्स किया गया है, ठीक है, और यहाँ से एयर को एब्जॉर्व करेगा, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, एक सेकेंड, आई कैन से कि जो एग्जॉस्टर रहता है, ठीक है, एग्जॉस्टर वो कैसे करता है कि जितने भी अंदर का गर्म एयर रहता है उसको खींच करके बाहर ले जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप से ये वर्क करता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फ़िल्टर लाया जाता है और जो रिलीज CO2 रहता है वो फ्री एयर से करते हैं, देन फर्दर उसको ये फ़िल्टर किया जाता है, मतलब एक लेयर बाई लेयर फ़िल्टर किया जाता है, देन फाइनली इसको CO2 को ये कंटेनर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो रिलीज CO2 होते हैं फ्री एयर में वो भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो जनरली अच्छा जो एयर रहेगा उसको पास ऑन कर देंगे और बाकी जो स्टोर कर लेंगे, तो इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देख लो CDR, ये क्या है, तो CDR रेफर्स करता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, क्योंकि ये ह्यूमन मेड है, ठीक है, तो इस कारण से ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जिसमें कि CO2 को कैसे रिमूव करना है एटमॉस्फेयर से ये बताया जा रहा है, और साथ ही साथ इसको स्टोर किया जाता है ड्यूरेबली, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए अलग अलग यूज कर सकते हैं, लाइक जियोलॉजिकल, टेरेस्ट्रियल, ओशियन रिजर्वर, ठीक है, तो इसमें फर्दर स्टोर कर लिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट का बात करते हैं तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज जो होता है इसका रिपोर्ट जारी किया और इसमें बताया कि CDR जो है ये नेसेसरी एलिमेंट है जिससे कि नेट जो CO2 है और ग्रीन हाउस गैस उसको कैसे एक बेटर हेल्प करेगा अचीव करने में, ठीक है। तो CDR का रोल अच्छा है, ये यूज किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी है और कैसे वर्क कर सकता है अदर CDR टेक्नोलॉजी, लाइक इसको देखो, एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन और सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, ये फिक्स करेगा एटमॉस्फेरिक कार्बन, बायोमास और सॉइल को, ठीक है।
इन्हांस कैसे वेदरिंग को इन्हांस करता है, ठीक है। जैसे माइनिंग ऑफ रॉक कंटेनिंग मिनरल्स दैट नेचुरली एब्जॉर्ब CO2, ठीक है। तो जो रॉक माइनिंग होता है, ठीक है, वो किस तरह से वो CO2, क्योंकि बात यहाँ पे ये हो जाता है, जैसे जब माइनिंग होता है तो ये एरिया खाली हो जाता है, ठीक है, वैकेंट हो जाता है, वाइड हो जाता है, और इसको फर्दर यहाँ पे CO2 फिल कर दिया जाता है। ओशियन वेव CDR, आपको पता है कि ओशियन भी एक बेटर सिक्वेस्ट्रेशन का काम करता है, अभी हम लोगों ने देख लिया, तो इतना ही बस इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, देखो एक एक ये देखो किलिंग कर्व क्या है, ठीक है। किलिंग कर्व बेसिकली ये है, ये एक रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 है फ्रॉम मौआ लाओ ऑब्जर्वेटरी, जो हम ML वो है, ठीक है। और एक आपको पता है हवाईयन में देखने को मिलता है, आइसलैंड मोना लाओ किलाओ, ठीक है, तो ये यहाँ से समझ सकते हो। तो जो MLO है ये स्टेशन, ये मेजर करेगा एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर जो कि कंट्रीब्यूट करेगा क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। और ये जो है ये लोकेटेड है हवाई आइलैंड में, ठीक है, आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। एंड साउथ ऑफ द मोना लाओ ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये भी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट से। इट इज़ नेम्ड आफ्टर डॉक्टर चार्ल्स एंड डेविड किलिंग, ठीक है। तो इस तरह से किलिंग कर्व इसको बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे था किलिंग कर्व, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे है, इट इज़ लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड लीफ इन CO2 कंसेंट्रेशन एट, इतना समझ सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फाइंड किया गया है। बायो कवर का बात कर लेते हैं, ठीक है। बायो कवर रिसेंटली स्टडी में पाया गया कि सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ माइक्रोबियल मीथेन ऑक्सीडेशन सिस्टम, ये बायो कवर इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन अगर बनाया जा सकता है साइंस एंड टेक में, ठीक है, साइंस एंड टेक में भी, एंड वी कैन से कि इन्वायरमेंट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है बेसिकली। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लेवल तक हेल्प करता है किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हम लोग अगर इसका पार्टिकुलर बायो कवर का बात करते हैं तो ये कंट्रोल करेगा फ्यूजिटिव मीथेन इमिशंस को। ओल्ड जो डंप साइट होते हैं, आपको पता है कि मीथेन्स इमिशन जनरली ऐसे एरिया में देखने को मिलता है, या फिर वी कैन से कि जो पैडी फील्ड होता है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको कैसे वहाँ से हटाया जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके डिटेल बायो कवर के बारे में। तो बायो कवर जो है ये पोरस मटेरियल है जो कि डायरेक्टली जो लैंडफिल के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है ये कवर करता है ऑक्सीडाइजिंग लेयर को, ये मैच्योर कम्पैक्ट कंपोस्ट में, ठीक है। तो ये तो हम लोग वैसे भी इन्वायरमेंट में देखते ही हैं। ये बेसिकली ये प्रोवाइड करेगा एक ऐसा कंडीशन को फॉर मेथेनोट्रोपिक, ठीक है। और मेथेनोट्रोपिक जिसमें कि मीथेन को यूटिलाइज कैसे करना है बाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये यहाँ से इसमें होता है, और इसलिए जो ये इन्हांस करेगा और कंट्रोल करेगा मीथेन इमिशंस को बाय कन्वर्टिंग मीथेन टू CO2, समझ रहे हो। तो वैसे आपको पता है यहाँ पे अगर एग्जांपल दो देखते हैं, एक CO2 का और एक CH4 का, ठीक है, एक मीथेन का और एक CO2 का। आपको पता है जो मीथेन है ये इसके इसके कंपेरिजन में है ये 12 टाइम्स, आई कैन से ये 12 टाइम्स ज़्यादा ये हानिकारक है, ठीक है। जो अगर ग्लोबल वार्मिंग कॉज का बात करते हैं तो ये ज़्यादा मोर इफेक्टिव है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू CO2। तो इस कारण से इसको रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी है इसके कंपेरिजन में भी, तो क्योंकि इसका मात्रा कम देखने को मिलता है अमाउंट, बट फिर भी जो इन्वायरमेंट के लिए एडवर्स है, ठीक है। तो इस कारण से जो है ये जो बायो कवर में होते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे है मीथेन को फर्दर CO2 में चेंज कर लेता है, ठीक है। और फिर CO2 को किस तरह से हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है ये तो हेल्प हो ही जाता है। देखो पोटेंशियल एप्लीकेशन का बात करते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, लैंड रिक्लेमेशन, ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंसर्न क्या है इसमें, तो जैसे कि ये पाया जाता है ओल्ड एंड डीप डंप साइट में, ठीक है। तो ये जो जो भी ऐसे हेवी मेटल होंगे, ठीक है, तो उससे कंटामिनेट हो सकता है, और जो माइक्रो प्लास्टिक होंगे, ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है। वर्ल्ड बैंक रिलीज रिपोर्ट टाइटल्ड वाटर फॉर शेयर प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है वाटर फॉर शेयर प्रोस्पेरिटी किसने रिलीज़ किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है, ठीक है, इतना समझ लो। देखो रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ किया गया एट 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, जो कि बाली इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। तो ये भी समझ लेना है। और जो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है शेयर्ड प्रोस्पेरिटी एज बूस्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें इसमें बस यही है कि किस तरह से डेटा फाइंड किया गया और इसको कैसे अभी एक अलग अलग लेवल में कहाँ पे क्या इन्हांसमेंट आया है, कहाँ पे अभी भी लूफोल है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे की फाइंडिंग्स देखने को मिले हैं, जैसे ये डिफाइन करता है 4 इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ प्रोस्पेरिटी। जैसे इसमें एग्जांपल हम लोग बार बार इस चीज़ का ले रहे हैं कि किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। तो इसमें देखने को मिलता है ह्यूमन कैपिटल, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन पे फोकस किया गया है, जॉब्स एंड इनकम पे, पीस एंड सोशल कोहेजन पे जैसे सोशल कैपिटल, और इन्वायरमेंट नेचुरल कैपिटल पे, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, और जो भी ऐसे ग्लोबल वाटर एक्सेस को एक डिस्पैरिटी कॉज कर रहा है वो सारा चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, ये यहाँ पे देखने को मिला है।
अब देख लेते हैं ना कुछ ऐसे रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है। रिकमेंडेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर सिक्योरिटी, किस तरह से वाटर सिक्योरिटी को एक इंक्लूसिव वे में, ताकि फ्यूचर में सस्टेनेबल वे में किया जा सके, इसको कैसे करना है। तो ये इम्प्रूव रिजिलियंस टू एक्सट्रीम हाइड्रोक्लाइमेटिक रिस्क बाय सेटिंग अप अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। ये आपको बता देगा कि कहाँ पे ऐसे इन नेक्स्ट इतने साल में, ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट कर हो सकता है, ठीक है, ये रिस्क के कंडीशन पे जा सकता है। तो इससे एक बेटर असेसमेंट किया जा सकता है। ये इंप्रूव करेगा वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और एलोकेशंस का बाय इंटीग्रेटिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है वाटर वर्ल्ड वाटर फोरम, जो अभी 10th सेशन हुआ था बाली इंडोनेशिया में। ये क्या है, तो ये वर्ल्ड वाटर फोरम जो है ये एवरी 3 ईयर में हेल्ड होता है, ठीक है। और ये को होस्ट किया जाता है बाई वर्ल्ड वाटर काउंसिल, और भी ऐसे होस्ट कंट्री रहते हैं इसमें, ठीक है। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को रेज करना है, और ये रेज करना ऑन द वेरियस लेवल लाइक पॉलिटिकल एजेंडा पे, ठीक है। तो ये यहाँ से हेल्प होगा, और ये सपोर्ट करेगा डिस्कशन टुवर्ड रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल वाटर इशू। तो किस तरह से रिजॉल्व किया जाए इंटरनेशनल वाटर इशू को, इसमें वर्ल्ड वाटर फोरम का एक मेन बेटर रोल है, ठीक है। अब देख लेते हैं इंडिया बिकेम थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो ये बताया गया कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट में, जो कि रिलीज़ किया गया है ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक इम्पर के द्वारा, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक। ये प्रीलिम्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ना। अब देख लो इसमें की फाइंडिंग क्या देखने को मिला है। तो रिन्यूएबल जो है ये प्रोवाइड करता है 30% ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये इंडिया का बात कर रहा है। और सोलर का बात करते हैं, तो सोलर वाज द मेन सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ इन 2023, ठीक है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया जो है ये वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट सर्ज इन सोलर जनरेशन इन 2023 बिहाइंड चाइना। देखो ये बताया जा रहा है कि चाइना, यूएसए, ब्राज़ील का बात अगर बात करते हैं, तो इंडिया ही ऐसा है पूरे वर्ल्ड में जो कि 4th नंबर पे है, जो सोलर एनर्जी का, जो सोलर जनरेशन में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। इंडिया ओवरटुक जापान टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन इन 2023। और पावर जनरेशन में बात करते हैं तो इसको भी सरपास कर दिया जापान को, और ये तीसरा लार्जेस्ट बन जाता है पूरे वर्ल्ड में, जो कि 5.9% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन सोलर ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंडिया जो है ये प्रोड्यूस करता है द सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सेकेंड हाईएस्ट कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी करता है, ठीक है। और सोलर एनर्जी में थर्ड रैंक पे है। देख लो इंडिया पर कैपिटा इमिशंस फ्रॉम द पावर सेक्टर्स का बात करते हैं, तो ये फोर्थ लोवेस्ट है इन G20 डिस्पाइट हाई कोरल रेजिलियंस, ठीक है। आगे हम लोग हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे पावर सेक्टर्स में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, लाइक किस तरह से ड्रॉट कंडीशन है ग्लोबली, ये रिजल्ट कर रहा है कि हाइड्रो पावर जनरेशन, क्योंकि वाटर नहीं रहेगा तो हाइड्रो पावर होगा ही कितना जनरेशन, तो ये यहाँ से समझ सकते हो। देख लो इंडिया का क्या है टारगेट, ठीक है, कि पावर जनरेशन को कैसे डिकार्बोनाइज करना है, क्योंकि इसके पीछे यही रीज़न है सोलर एनर्जी के यूज करने के पीछे, विंड एनर्जी यूज करने के पीछे, ठीक है, कि किस तरह से CO2 को कम करना है। ये रिड्यूस करेगा कार्बन इंटेंसिटी ऑफ नेशंस इकोनॉमी बाय लेस देन 45%, ये रखा गया है टारगेट 2030, ठीक है। ये अचीव करेगा 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, जो इंस्टॉल्ड है उससे, और ये भी टारगेट है 2030 तक। और ये रहेगा रिन्यूएबल, हर एक तो रिन्यूएबल चाहिए। ये अचीव करेंगे नेट जीरो, ये तो रखा ही गया है 2070 तक नेट जीरो टारगेट को, एमिशंस को अचीव करना है। और इसका एम है फॉर 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ये है टारगेट 2030 का। देखो स्पेन बिकम 99th मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ISA का जो है ये स्पेन अभी 99th मेंबर बन जाता है, तो ऐसा पूछता है, ठीक है। देख लो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो ये इसके बारे में ये जो है बेसिकली 2015 में लाया गया था, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, और ये ट्रीटी बेसिकली है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा पूछता है कि ISA क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कंट्री जो है इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये जो है ये एक्शन ओरिएंटेड, मेंबर ड्राइवन और कलेक्टिव प्लेटफॉर्म है फॉर इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। इसका जेनेसिस का बारे में बात कर लेते हैं, तो ये लॉन्च किया गया है बाय इंडिया फ्रांस, ठीक है। तो ये इंडिया फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट था, और किया गया था 2015 में, और जो COP21 हुआ था उसी टाइम पे किया गया था, ठीक है। COP21 पेरिस में, तो आपको पता है कि पेरिस में जो COP21 हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे टारगेट रखे गए थे, ठीक है। और इंडिया का भी बहुत सारे ऐसे टारगेट है जो कि अभी भी अचीव नहीं हो पाया है। और
इट माइट की टारगेट रखा गया है 2030 2070 तो हो जाए, ठीक है। इट वाज ऑफिशियली इस्टेब्लिश, ऑफिशियली अगर बात करते हैं तो 2017 में इस्टेब्लिश किया गया, जो कि फोर्स में आता है, ठीक है, ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। विद द अमेंडमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन 2020 और फर्दर 2020 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर एलिजिबल टू ज्वाइन ISA, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। की स्ट्रेटजी का बात करते हैं तो ये गाइडेड बाई द टुवार्ड 1000 स्ट्रेटजी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, ये प्रीलिम्स पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। टुवार्ड 1000 स्ट्रेटजी किससे रिलेटेड, ऐसे पूछता है यूपीएससी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये ISA से है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से समझ लो। और इसका एम है कि किस तरह से 1000 बिलियन US डॉलर को मोबिलाइज करना है सोलर एनर्जी के टारगेट को अचीव करने में, ठीक है। और ये टारगेट रखा गया है बाई 2030, ठीक है, उस सॉल्यूशन को अचीव करने में। ये डिलीवर करेगा एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल्स। तो ये जो 1000 है ये कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न है। 1000 बिलियन US डॉलर को मोबिलाइज करना है, 1000 मिलियन पीपल को एनर्जी एक्सेस करवाना है, ठीक है। साथ ही साथ 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है। तो ये इसके पीछे कारण है। देखो ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ UN का बात करते हैं तो इन 2021 द यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है कन्फर करता है ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ ISA, ठीक है, जो कि इसका हेड क्वार्टर का बात करते हैं तो गुरुग्राम इंडिया में ही देखने को मिलता है। तो बस ये इतना इंपॉर्टेंट है ही। अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ISA, ये क्या है। ये इंश्योर करेगा जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, और ये बेसिकली थ्रू द सोलर बाय फैसिलिटेट अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देखने को मिलेगा, फाइनेंस मोबिलाइज करेगा, ठीक है। और इसी में है जो ISA है एलोंग विद द इनिशिएटिव्स लाइक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और साथ ही साथ कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये मैकेनिज्म है इंडिया के लिए ये सॉफ्ट पावर को दिखलाता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हो क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये कहीं ना कहीं एक बेटर रोल प्ले कर रहा है, तो इंडिया कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट पावर शो करता है। अब देख लेते हैं इनिशिएटिव्स टेकन बाय ISA, ठीक है, क्या है इनिशिएटिव्स लिया गया। देखो ये जो है OSOWOG, ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये तो इम्पोर्टेंट ही था। तो किस तरह से हर एक जो भी ऐसे वी कैन से कि एक जो डिफरेंट रीजन देखने को मिल रहा है कि उसको कैसे कनेक्ट करना है। और यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, बट इफ़ आई एम रिमेंबर कि जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं अफ्रीका वाले रीजन को, जो भी ऐसे ट्रॉपिकल रीजन पड़ रहे थे, ठीक है, वर्ल्ड में ट्रॉपिकल और वी कैन से इक्वेटोरियल रीजन वाले जहाँ पे सन रेज ज़्यादा पड़ता है, तो सारे जो भी कंट्री थे उसको कनेक्ट करना है, ठीक है, इस ग्रिड फॉर्म में। देखो द ग्लोबल सोलर फैसिलिटी का बात करते हैं तो ये कैटलाइज करेगा सोलर इन्वेस्टमेंट इन अनडिजर्व सेगमेंट्स और जियोग्राफिकल अक्रॉस अफ्रीका। देखो अफ्रीका वाले रीजन इसमें आ ही जाता है ग्लोबल सोलर फैसिलिटी में। अब देख लो एक है स्टार सी, ये सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस रिसोर्स सेंटर, ठीक है, ये इनिशिएटिव है जिसमें कि किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट को सपोर्ट करना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये है सोलर पार्क कनेक्ट किससे करना है ये इसमें बताया गया। अब देखते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ एक सेकेंड, ऑल राइट, देख लो ये है ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, ऑन ऑन रेंज लैंड एंड पेस्टोरलिस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली UNCCD जो है, ठीक है, बेस इसका वर्क है कि जितने भी ऐसे डिजर्टिफिकेशन है या डिफोरेस्टेशन वाले रीजन में फाइनली डिजर्टिफिकेशन टेंड हो जाते हैं, उस चीज़ को कैसे टैकल करना, उस चीज़ को कैसे फिर से बूस्ट करना, ठीक है। तो उसके लिए है ये इसमें बताया जा रहा है कि ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट जो है ऑन रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट, ये रिलीज़ किया गया है बाय UNCCD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये फोकस करता है कि किस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करना है रेंजलैंड एंड ह्यूमन कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है, बेसिकली स्पेशली इस पर फोकस किया गया है पेस्टोरलिस्ट पे, ठीक है। तो ये ताकि रेंजलैंड है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से पेस्टोरलिस्ट है और वहाँ का जो सॉइल है, और अगर वहाँ का हब हो गया, हर्ब श्रब हो गया, या फिर वी कैन से कि ग्रासेस हो गया, और वहाँ का अगर लॉस होते हैं तो फाइनली जो है ये सॉइल यहाँ का लूज़ होता है, ठीक है। और एक तरह से बोल सकते हैं कि डेफोरेस्टेशन का कारण हो जाता है, प्लस में डेजर्टिफिकेशन, और फाइनली डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। रेंजलैंड है ये ऐसा पूछ सकता है रेंजलैंड क्या है, और एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हो। रेंजलैंड है ये नेचुरल और सेमी नेचुरल इकोसिस्टम है जो ग्रेज किया जाता है बाय द लाइव स्टॉक और भी ऐसे वाइल्ड एनिमल देखने को मिलता है, ठीक है। तो बस इसमें ये देखने को मिला कुछ कैसे, इसमें रिपोर्ट में हम लोग ये देख लेते हो रेंजलैंड है कवर करता है 54% ऑफ टेरेस्ट्रियल सरफेस, ठीक है, विद द 78 कवरिंग इन ड्राई लैंड। अप टू 50% रेंजलैंड अगर बात करते हैं तो एस्टिमेटेड टू बी डिग्रेडेड, तो अभी देखने को मिल रहा है कि डिग्रेड हो चुके हैं 50% रेंजलैंड, जो कि शोइंग साइन कर रहा है सॉइल फर्टिलिटी को, मतलब बेसिकली सॉइल फर्टिलिटी
डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, साथ ही साथ इरोजन तेज़ी से देखने को मिल रहा है, सेलिनेशन भी तेज़ी से देखने को मिल रहा है, अल्कलाइजेशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, सॉइल कंपैक्शन, और इतने भी जितने भी ऐसे प्लांट ग्रोथ हैं ये भी कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। बेसिकली यही है। इसका देख लेते हो हम लोग इंडिया में क्या है रेंजलैंड का स्टेटस। तो इंडिया जो है रेंजलैंड कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है 121 मिलियंस हेक्टेयर में, ठीक है, और 100 मिलियंस हेक्टेयर कंसिडर करता है अंडर यूटिलाइज है अभी इसमें, ठीक है। देख लेते हैं अब कुछ जैसे सिग्निफिकेंस क्या है रेंजलैंड का, ठीक है। ये जियोग्राफी में और फिर वी कैन से कि एग्रीकल्चर में अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सेंट्रल रोल है इसको इसका कि किस तरह से अचीव करना है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को। साथ ही साथ ये सपोर्ट करता है एक्सटेंसिव लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है, सिस्टम को, जिसमें कि विद द 16% ऑफ 16% ऑफ फूड प्रोडक्शन, और रिप्रेजेंटिंग 1/3 ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जो रेंजलैंड है ये 1/3 ऑफ इसमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है लाइक न्यूट्रिशन साइकिल में, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, और रिक्रिएशन एंड इको टूरिज्म में इसका बेटर रोल है। हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो एनिमल है उसका कितना तेज़ी से इसका एक तरह से बोल सकते हैं कि इलीगल पोचिंग देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम जो है इन्होंने रिलीज किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। इसका हम लोग को फाइंडिंग देखना जरूरी है। जिससे ये एस्टिमेट किया गया है बिटवीन 2015 और 2021 में ये पाया गया कि राइनोसोरस और सेडार्स है, ठीक है, वेयर मोस्ट इम्पैक्टेड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज, ठीक है। तो ये ऐसा पूछता है ना, इस बार आपको पता है कि 2024 में किस तरह से पूछा गया था, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल का नाम दे दिया गया, इंसेक्ट्स का दे दिया गया था, और बताया पूछ रहा था कि पौंड पे कौन सा इनमें से रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना। जो सीडार है शायद आई थिंक इफ़ आई एम करेक्ट शायद सीडार ही पूछा गया था, ठीक है। तो सीडार जो है ये प्लांट स्पीसीज, नहीं सीडार नहीं पूछा था। सीडार जो है ये प्लांट स्पीसीज है, ठीक है। और रेनोसोरस तो आपको पता है। तो लार्ज नंबर ऑफ सीजर्स जो है ये रिपोर्ट ये पाया गया इसमें इसमें इवॉल्व है कोरल्स, ठीक है, और क्रोकोडाइलन्स है, और साथ ही साथ एलिफेंट्स भी इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन पे ज़्यादा हमला हुआ है। फॉर सीजर्स ऑफ एनिमल स्पीसीज देयर इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज फ्रॉम, ये इसके बीच में ज़्यादा ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिला है, और कुछ ऐसे डिक्लाइन देखने को मिला है 2021 में, ठीक है। फॉर सीजर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज का बात करते हैं तो ये शार्प इंक्रीज देखने को मिला है। वाइल्ड लाइफ क्राइम क्या है ये समझ लो थोड़ा सा। ये डिफाइन होता है कि जैसे टेकिंग पोजीशन और ट्रेड और मूवमेंट, ठीक है, साथ ही साथ जो भी ऐसे वाइल्ड एनिमल का कंजप्शन हो रहा है, और इसमें प्लांट भी है, ठीक है। तो इस ये है बेसिकली वाइल्ड लाइफ क्राइम के अंदर में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये यहाँ से समझ सकते हो। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि वाइल्ड क्राइम को ड्राइव कर रहे हैं, लाइक डिमांड फॉर मेडिसिन पर्पज़ के लिए होता है तो इसको पोचिंग किया जाता है एक फास्ट लेवल पे। पेट्स हो गया, ठीक है, साथ ही साथ बुश मीट हो गया, इसके लिए भी ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए भी इसका यूज किया जाता है और पोचिंग किया जाता है, प्लस में इसका एक एक जगह से दूसरे जगह एक माइग्रेट किया जाता है। अब देखते हैं जैसे ह्यूज प्रॉफिट अर्न जो है ये इलीगल ट्रेडर्स जो हैं ये यूज करते हैं। और इसमें क्या क्या है, जैसे एक्सोटिक एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, और जो भी ऐसे पार्ट्स होते हैं, एग्जांपल लाइक राइनोसोरस का जो हॉर्न होता है, राइनोसोरस का जो हॉर्न्स रहता है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि मेडिसिनल पर्पज़ के लिए या फिर ऑर्नामेंटल के लिए भी या फिर डेकोरेशन के लिए भी यूज होता है। देखो करप्शन करप्शन अंडरमाइन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ऑन वाइल्ड लाइफ हार्वेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, यूज हो गया, और ये सारा कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ क्राइम को एक लीड करते हैं। इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ क्राइम, तो इन्वायरमेंटल का बात करते हैं तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन और जो भी ऐसे रिड्यूस्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ का, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उस एरिया में बढ़ जाते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है वाइल्ड लाइफ क्राइम का। और इसमें बस यही है, कुछ जैसे 40% जो है ये आइदर या तो थ्रेटेन है या फिर नियर थ्रेटेंड है, ये रेड लिस्ट में है जो सीज्ड फौना है। अब देख लो हमारे लिए इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखते हैं जैसे स्टेप्स क्या लिए गए हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए। ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो UNODC जो है ये ग्लोबल प्रोग्राम फॉर कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट क्राइम ये 2014 का था। ये इस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली 1997 में। इसका हेड क्वार्टर की बात करते हैं वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और ये फाइट करता है बेसिकली जो भी ऐसे इलीगल ड्रग ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, ठीक है, ये दोनों पे करता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम इनिशिएटिव्स का अगर बात करते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बिटवीन ट्रैफिक, ठीक है, जो इलीगल ट्रैफिकिंग होता है किस तरह से उसको रेगुलेट करने के लिए है, और वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है, और साथ ही साथ
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम, ठीक है। तो ये इनका एक इनिशिएटिव है। इंडिया में देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये प्रोवाइड करता है कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स हो गए, वेपन्स हो गए जो कि यूज होता है वाइल्ड लाइफ को कमिट करने में, वो ऑफेंस ऐसे इसके अंदर आता है, ठीक है। और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। बेसिकली इसका काम है कि किस तरह से जो भी ऐसे वाइल्ड लाइफ क्राइम है कंट्री में हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम, उसको कॉम्बैट कैसे करना है, ये इसका अंडर में आता है। देखो सी एनीमोन, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं रिसेंटली अभी, एक सेकेंड। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं सी एनीमोन का, तो ये आता है सिंडेरिया फाइलम में, ठीक है। तो सिंडेरिया फाइलम का है, और ये जो है आपको मोस्टली ओशियन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट ने भी पाया कि किस तरह से मास सी एनीमोन ब्लीचिंग देखने को मिला है ये अगाती आइलैंड लक्षद्वीप में। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है अगाती आइलैंड की तरह, ठीक है। तो ये जो है ओशियन ड्वेलिंग मेंबर्स हैं, ये फाइलम है इसका सिनेडेरिया, ठीक है। और ये जो सी एनिमल्स है ये प्रीडेटरी एनिमल्स हैं, और जो कि मोस्ट स्पीसीज ये पाए जाते हैं कोस्टल ट्रॉपिकल वाटर में, जैसे कि कोरल्स है। उसी तरह से सी एनिमल्स है ये सिम्बायोटिक रिलेशन से है विद द ग्रीन एल्गी। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है प्रीलिम्स पॉइंट से, तो ये समझ लेना, ठीक है। सी सरफेस टेम्परेचर राइज करेगा, जैसे आपको पता है कि कोरल्स के लिए कि एक टेम्परेचर होता है 24 to 29 डिग्री सेल्सियस, अगर उससे कहीं जाता है तो कोरल ब्लीचिंग का रीजन हो जाता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा ब्लीचिंग देखने को मिलता है। तो सी सरफेस टेम्परेचर राइज डिस्टर्ब दिस रिलेशनशिप रिजल्टिंग इन ब्लीचिंग। दे ऑल्सो हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशन विद द क्लाउन फिश। अभी हम लोगों ने देखा कि ग्रीन एल्गी के साथ भी इसका सिम्बायोटिक रिलेशंस है, और साथ ही साथ क्लाउन फिश के साथ भी इसका सिम्बायोटिक रिलेशंस है। तो इतना ये समझ लेना। क्लाउन फिश क्या है, ये क्लाउन फिश जो है ये प्रोटेक्ट किया जाता है बाई स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ एनिमोन्स, ठीक है। और जैसे जिस तरह से इन लोग सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहते हैं, तो टेंटिकल्स ऑफ एनिमोन जो है उसके साथ कैसे ये रहता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से बताया गया। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, ये पूछा जा सकता है कि जो क्लाउन फिश क्या है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा बनाता है। अब देखो जो जो यहाँ के एनिमोन्स हैं ये फूड अपना अचीव करते हैं फ्रॉम दी क्लाउन फिश मिल्स से, ठीक है। दे प्ले द बायोकेमिकल रोल इन बेंथिक इकोसिस्टम। आपको पता है बेंथिक जोन भी देखने को मिलता है समुद्र के बहुत नीचे। तो इस तरह से ये सी एनिमल का फिगर देख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बेस फ्लो, ठीक है। बेस फ्लो क्या है, तो रिसेंटली अभी स्टडी में हाईलाइट किया गया कि बेस फ्लो हैव ए स्ट्रॉन्गर ट्रिगरिंग इफेक्ट, ठीक है, ट्रिगरिंग इफेक्ट ऑन रिवर फ्लड इन पेनिनसुलर इंडिया। और साथ ही साथ जो कि अगर हम लोग बात करते हैं रेनफॉल और सॉइल मॉइस्चर के कंपेयर्ड में, तो 6 रिवर ऐसे हैं जो जिसमें जिनके स्टडी में पता चला, जैसे जिसमें कि नर्मदा हो गया, तापी हो गया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो बेस फ्लो हम लोग देख लेते हैं। बेस फ्लो जो होता है स्ट्रीम फ्लो होता है, जो कि रिजल्ट होता है बेसिकली फ्रॉम द प्रिसिपिटेशन, जो इनफिल्ट्रेट करता है इनटू द सॉइल और इवेंचुअली मूव करता है थ्रू द सॉइल टू द स्ट्रीम चैनल, ठीक है। तो प्रिसिपिटेशन के रीजंस के कारण जिस तरह से देखने को मिलता है, और ये स्ट्रीम फ्लो बनता है। देखो यहाँ पे है ये ऑफन कॉल्ड द ग्राउंड वाटर फ्लो और ड्राई वेदर फ्लो, तो ये थोड़ा सा समझ सकते हो। तो इस तरह से है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसका सिंपल वे में समझे ना, तो देखो जैसे ये कोई है लैंड है, ठीक है, और यहाँ से कोई रिवर स्ट्रीम बह करके आ रही है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये है पॉन्ड है, और फिर फर्दर आगे एक्सटेंड हुआ है। तो किस तरह से बेस फ्लो अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये अंदर ही अंदर आता है, ठीक है, और इस रिवर में आकर के मिल जाता है। कहीं ना कहीं इधर भी स्ट्रीम देखने को मिलता है इंटरनल। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है। देखो ब्लू होल क्या है, ठीक है। ब्लू होल देख लेते हैं। जैसे रिसर्चर ने अभी फाइंड किया कि किस तरह से तामजा ब्लू होल जो है ये डीपेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये समझ लो थोड़ा सा, लेंस पॉइंट से समझ सकते हो तामजा ब्लू होल, ठीक है। ये लोकेटेड है मेक्सिको चेतुमल बे में ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द, ये आप समझ सकते हो पेनिनसुला जो है युकातन पेनिनसुलर में। ब्लू होल के बारे में देख लेते हैं। तो वाटर फिल्ड कैवर्स जो है दैट फ्लो बेलो द सी फ्लोर, ठीक है। तो ये ब्लू होल में आता है, और जनरली ये कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो अगर कोस्टल रीजन है, फॉर एग्जांपल इधर का ये बेड रॉक जो होता है आपको देखने को मिलता है, ये हाईली अगर प्रोन है इरोजन के लिए, तो उस जगह पे आपको देखने को जनरली जैसे ये आया और इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से है, और इसमें यही था रिसेंटली। अब देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो किस तरह से ब्लू होल है। और ये जो अदर प्रोमिनेंट ब्लू होल का बात कर लेते हैं, तो ये जो ड्रैगन होल है ये साउथ चाइना में देखने को मिलता है। ग्रेट ब्लू होल नियर बिलाइज है, एंड दी दाहा ब्लू होल ये इजिप्ट में देखने को मिलता है। देखो काता तुम्बो लाइटनिंग ये क्या है, ठीक है।
तो काटाटुम्बो लाइटनिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। काटाटुम्बो लाइटनिंग जो है ये नेचुरल फिनोमेना है जो कि अकर होता है माउथ ऑफ द काटाटुम्बो रिवर, ठीक है, और ये मीट करता है बेसिकली माराकाइबो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये समझ लो। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लेक माराकाइबो कि साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो ये समझ लो। अब देख लो जैसे ये लाइटिंग स्ट्राइकिंग जो है ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली अप टू 300 डेज अ ईयर, तो इस कारण से ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल भी देखने को मिलता होगा, बट ये एक तरह से बोल सकते हैं नेचुरल फिनोमेना भी है। देखो द एरिया इज कॉल्ड द लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इस एरिया को लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। फैक्टर क्या है इसके पीछे, ठीक है, तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग है, लाइक जैसे कुल हम लोग देखो हम लोग पढ़ते हैं कोल्ड एयर एयर मास जो वार्म एयर और कोल्ड एयर मास जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जियोग्राफी में, उसके भी कहीं ना कहीं यहाँ पे उसका मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो द कन्वर्जेंस ऑफ कूल एयर फ्रॉम द एंडीज एंड द मॉइस्ट एयर फ्रॉम द कैरिबियन जनरेट अ कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है, तो आपको पता है एक होता है एडवेक्शन, एक होता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में कहीं ना कहीं स्ट्रीम भी फ्लो करता है और एडवेक्शन में आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर देखने को मिलता है। एज द वार्म एयर राइजेज, ठीक है, तो ये जो है ये कूल होता है जनरली, जैसे फॉर एग्जांपल ये इधर से आकर के मिल रहा है कोल्ड एयर, ये वार्म एयर, ठीक है, तो जब कोल्ड और वार्म दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे तो वार्म एयर क्या रहेगा कि हल्का होता है तो ये ऊपर उठ जाता है, ठीक है, और कूल एयर जो होता है ये कहीं ना कहीं नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये कंडेंस होता भी है, नीचे क्या जाएगा, ये कंडेंस होता है क्योंकि जब गर्म मिलेगा तो, और ये जो है ये फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। और आपको पता है कितना ये यहाँ पे लाइटनिंग भी देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा लाइटनिंग जो देखने को मिलता है कहीं ना कहीं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में ही देखने को मिलता है। और निम्बस क्लाउड से तो आपको पता है कि किस तरह से जो वाटर होता है ये रेन एक हाई लेवल पे देखने को मिलता है, ठीक है, रेन। लेक माराकाइबो जो है ये वेनेजुएला में है जो कि लार्जेस्ट लेक है लैटिन अमेरिका का, ठीक है। अब देख लेते हैं बातागे क्रैटर। बातागे क्रैटर का बात करते हैं तो अभी न्यूली कैप्चर एरियल फुटेज से पता चलता है कि बातागे क्रैटर जो है ये रिवील्ड हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये ग्रो हो रहा है एवरी ईयर, ठीक है, एज दी फ्रोजन ग्राउंड मेल्ट्स, ठीक है। जैसे आपको पता है कि ये बेसिकली ये पिघल रहा है, ठीक है, तो जो कोई ऐसे जमा हुआ था और ये देखने को मिल रहा है कि ये फैल रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब ये पिघल रहा है और ये इसका एरिया जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बातागे है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिसको कि बतागाइका बोलते हैं, ठीक है, और ये क्रैटर है। क्रैटर आपको पता है जनरली ऐसा बोला जाता है कि कोई भी ऐसे जब वी कैन से कि कोई भी ऐसे क्रेटर्स आते हैं और एस्ट्रॉइड्स और ये बेल्ट, तो जो भी ऐसे मेट्योर्स रहते हैं, ठीक है, वो अर्थ तक आते हैं और कहीं ना कहीं इससे टकराए हुए थे बहुत पहले, तो वो गड्ढा बना देता है एक लाइक, ठीक है, पोन्ड लाइक और डीपेस्ट, तो ये है कहीं ना कहीं क्रेटर्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें यही बताया गया कि बता गायिका जो है, ठीक है, और जिसको कि बतागे भी बोलते हैं, 1 सेकेंड व्हाट हैपन, ओके, तो इसमें पाया गया कि गेटवे टू अंडर वर्ल्ड जो है इसको बोला गया, और साथ ही साथ डोरवे टू हेल, मतलब समझ सकते हो ये वर्ल्ड बिगेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रैटर है, ये भी समझ लो। यहाँ से बहुत सारे फैक्ट मिल रहे हैं फिल्म से, ठीक है, बतागे क्रैटर ये भी पूछ सकता है, और ये आपका गेटवे टू अंडरवर्ल्ड, ठीक है, साथ ही साथ डोरवे टू हेल एंड वर्ल्ड बिगेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रैटर है। ये लोकेटेड है बेसिकली रशिया में देखने को मिलेगा, साइबेरिया में, और ये मैसिव एक्सपेंडिंग डिप्रेशन इन अर्थ सरफेस है, पूरे पूरे के पूरे, ठीक है, अर्थ में, क्योंकि यहाँ पे जो परमाफ्रोस्ट होता है अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था वो जो पिघल रहा है बेसिकली, ठीक है, और पिघल रहा है तो बढ़ रहा है उसका एरिया, और अभी 1960 से ही जो है ये इसका जो ग्रोथ है ये तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रहा है, डिफोरेस्टेशन किस तरह से हो रहा है, सारा इसके कारण हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट था ये कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन के कारण टाइम लग गया, बट टोटली ये 1 आवर टाइम लेता, ठीक है, और अच्छा है पूरे अगर पूरे 1 मंथ का अगर 1 आवर और 1.5 आवर में कर रहे हो तो क्या ही इससे आसान हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाएंगे। इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू